सुनाई पड़ रहा है आपको मेरी आवाज? कोई नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा? हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? ओके, ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे डिक्लाइन हुआ, उसका डाउनफॉल कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के क्या कारण थे, या फिर जो महाद्वीपीय व्यवस्था, जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो थी, वह नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी, ये प्रश्न बनता है। तो इसके बारे में जैसा कि कल हमने बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि मैं क्रांति पुत्र हूँ और मेरा उदय ही फ्रांस की क्रांति से हुआ है, और इस आदर्श को वह जब वो काउंसिल के रूप में काम करता है तो उस आदर्श को पालन करता है। लेकिन जैसे ही वह सम्राट बनता है 1804 ईस्वी में फ्रांस का, वैसे ही वह क्रांति के जो आदर्श थे, जो सिद्धांत थे, जो उद्देश्य थे, उसका वह अंत कर देता है। और इसी परिस्थिति में, परिवेश में उसका अंत हो जाता है। और 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध होता है, उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित होता है और फाइनली उसे सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया जाता है। 1821 ईस्वी में उसकी डेथ हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन क्यों हुआ? जब जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट खुद इस बात को कहता है कि स्पेन के नासूर ने मेरा अंत कर दिया, यानी स्पेन के साथ जो उसने युद्ध में अपना समय व्यतीत किया, उससे न केवल आर्थिक क्षति हुई बल्कि सैनिक क्षति भी हुई। और उससे नेपोलियन बोनापार्ट इतना बुरी तरह घिर गया कि उसके मित्र राष्ट्र भी, उसके जो उपनिवेशिक जो राज्य थे, वे भी उसके अगेंस्ट हो गए। और यहाँ तक कि फ्रांस की जनता भी उसकी शासन प्रणाली से दुखी हो गई थी। तो इन सब परिस्थितियों में नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया। एक हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये कहा है, नेपोलियन का जन्म युद्ध क्रांति से हुआ था, उसका पूरा जीवन युद्ध में व्यतीत हुआ और युद्ध ने ही उसका अंत कर दिया। तो ये सब बातें हैं, और इसको अगर हम एक तरीके से डिफाइन करते हैं तो ये पाते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के जो पतन के जो कारण थे वह निम्नलिखित थे। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की अत्यधिक महत्वाकांक्षा, जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, वह उसके पतन का कारण थी। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट की जो कह सकते हैं कि उसकी जो सेना थी, उसकी सेना में गैर जो फ्रांसीसी थे, यानी जो फ्रांसीसी थे, उनका शामिल होना, सेना का राष्ट्रीय स्वरूप न होना, फ्रांस की सेना का राष्ट्रीय स्वरूप न होना। इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो है उसकी नौसेना जो शक्ति थी फ्रांस की, उसका कमजोर होना। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट की अपने जो सगे संबंधी जो थे, उनका प्रेम न प्राप्त होना। और जो है नेपोलियन बोनापार्ट का, इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो आपके महाद्वीपीय व्यवस्था जो थी, कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो थी, वह उसके पतन का मुख्य कारण बनी। अब इसको अगर हम एक एक करके डिफाइन करते हैं तो पाते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, जैसा कल मैंने बताया था, अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था। वह सबसे पहले अपने आप को कहता है कि मैं क्रांति पुत्र हूँ, क्रांति से पैदा हुआ हूँ, क्रांति से मेरा जन्म हुआ है। उसके आदर्शों को लेकर के वह एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार का था और प्रधान काउंसिल बन जाता है। जब प्रधान काउंसिल बन जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा और जागृत हो जाती है। फिर वह सम्राट बनता है 1804 ईस्वी में। फिर सम्राट बनने के बाद से उसने केवल फ्रांस पर ही नहीं शासन करने की बात सोची, बल्कि वह फ्रांस की साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। जो भी औपनिवेशिक जो राज्य थे इंग्लैंड के, उन राज्यों पर वह अधिकार करना चाहता है। वह इटली पर, जर्मनी पर, प्रशा पर, ऑस्ट्रिया पर अधिकार, उनके राज्यों पर अधिकार करना चाहता है। वहां पर अपने प्रशासक सगे संबंधी को नियुक्त करना चाहता है।
वह फ्रांस, एक तरीके से फ्रांस का विस्तार पूरे यूरोप में करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी इस महत्वाकांक्षा का यह परिणाम हुआ कि जो उसके औपनिवेशिक स्टेट थे, जहां पर उसने अपने ही सगे संबंधियों को उपनिवेश बना करके रखा हुआ, राजा बना करके रखा था, उन लोगों ने उसका विरोध किया और इस विरोध में उसको संघर्ष करना पड़ा। स्पेन से संघर्ष करना पड़ा, प्रशा से संघर्ष करना पड़ा, ऑस्ट्रिया से संघर्ष करना पड़ा, पोप से संघर्ष करना पड़ा, रूस से संघर्ष करना पड़ा और वह फाइनली उसका अंत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इटली और जर्मनी या इस तरह के जो उपनिवेशवाद के अधीन जो राज्य थे, जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, कल मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता समानता की भावना जागृत करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कोशिश करी और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आई, लेकिन उन राज्यों पर जब उसने अधिकार करके अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करने की कोशिश करी और अपनी इच्छा को, अपने कानून को, अपने प्रशासन को उन राज्यों पर लागू करने की कोशिश करी, तो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध करना शुरू किया और यह विरोध की भावना न केवल उन राज्यों में बल्कि फ्रांस के अंदर भी नेपोलियन बोनापार्ट की शासन की अगेंस्ट जो है, उसकी इस कार्रवाई के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ, जो उसके पतन का कारण बना। उसके सगे संबंधियों का सहयोग न प्राप्त होना। नेपोलियन बोनापार्ट स्पष्ट तौर पे कहता है, मैंने अपने सगे संबंधियों को अपने से ज्यादा महत्व दिया, उनको प्रशासक नियुक्त किया, उनको सेना में भर्ती किया, जहां जहां भी मैंने अपनी सत्ता का, साम्राज्य का विस्तार किया, वहां का प्रशासक नियुक्त किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया और यह हमारी बड़ी भूल थी, जो नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का कारण बनी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के खिलाफ अभियान किया अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए, और उसके इस साम्राज्य विस्तार देने का यह जो परिणाम ये हुआ कि उसके साथ युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, लंबे समय तक उसके साथ युद्ध हुआ, आर्थिक क्षति हुई और यह नेपोलियन बोनापार्ट को कहना पड़ा कि स्पेन के नासूर ने नेपोलियन बोनापार्ट का अंत कर दिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो सेना थी, उसका जो स्वरूप था वह राष्ट्रीय नहीं था। जब इस युद्ध में लाखों फ्रांसीसी सैनिक मारे गए तो दूसरे देशों के सैनिकों को भी उसने अपनी सेना में भर्ती करने का नियम बना दिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि जब युद्ध होता था, जहां से वे सेना के लोग भर्ती किए गए थे, जिस राष्ट्र से, जब उनके खिलाफ युद्ध होता था, वियान होता था, तो वे नेपोलियन बोनापार्ट के प्रति वफादार नहीं थे। उन्होंने अपनी देश की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता की भावना में आबद्ध होकर के उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की नौसेना जो थी वो अत्यधिक कमजोर थी। आर्थिक शक्ति तो थी नेपोलियन बोनापार्ट के पास, लेकिन जो नौसेना थी, स्थल सेना के साथ उसने स्थलीय युद्ध तो विजय प्राप्त कर लिया था, अपने साम्राज्य का एक्सपेंड कर लिया था, लेकिन नौसेना या जल में लड़ा जाने वाला युद्धपोत जो था वह उसके पास, उसका अभाव था, उसमें कमजोर थी वो सेना। इंग्लैंड की सेना बहुत ताकतवर थी और नेपोलियन बोनापार्ट की नौसेना कमजोर होने के कारण भी नेपोलियन बोनापार्ट आपका इंग्लैंड के साथ या मित्र राष्ट्रों के साथ, जो भी यूरोपीय राष्ट्र थे जिन्होंने आगे चलकर मित्र राष्ट्र अपने आप को बना लिया था, उनके साथ जब युद्ध हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का, तो वह उनका मुकाबला नहीं कर सका और उसका अंत हो गया। ये कुछ बातें थी जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने आपको चर्चा की कि नेपोलियन की अत्यधिक महत्वाकांक्षा, नेपोलियन बोनापार्ट की सेना का
गैर फ्रांसीसी सेना लोगों का भर्ती होना, उसकी सेना का स्वरूप राष्ट्रीय ना होना, उसके जो सगे संबंधी थे उनका सहयोग न प्राप्त होना, और इन सबसे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वाकांक्षा को चकनाचूर कर दिया और उसे युद्ध के गर्त में लेके चला गया और फाइनली उसका अंत हो गया। यह कैसे हुआ, यह मैं आपको डिफाइन करना यहाँ पर करना चाहूँगा। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध हो चुका था, फ्रांस की सेना का सेना के बल पर वह जो उपनिवेश थे मैक्सिमम उस समय जो 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ था, 20वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक पीरियड है, उसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड का पूरे विश्व में उपनिवेश था, यानी दूसरे देशों में उनका व्यापारिक संबंध था, उनका कब्जा था। उन पर फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्ट अधिकार करना चाहता था मैक्सिमम यूरोपीय राष्ट्रों में। जहां जहां भी औपनिवेशिक सत्ता थी उसके खिलाफ उसने वहां के लोगों को भड़काने का काम किया, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करी, और जब उन पर खुद अधिकार करने की कोशिश करी तो उन राज्यों ने नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध करना शुरू किया कि इंग्लैंड में और आप में क्या अंतर है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ा जो अवरोधक मानता था, वह रुकावट मानता था, वह इंग्लैंड को मानता था, क्योंकि इंग्लैंड आर्थिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से विश्व की सबसे ताकतवर राष्ट्र था और उस समय फ्रांस निश्चित रूप से इंग्लैंड को प्रतिस्पर्धा दे रहा था, उसके साथ खड़ा हो रहा था एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में। लेकिन इंग्लैंड को चुनौती देना, इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था जितना नेपोलियन बोनापार्ट समझ रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तरीका निकाला कि हम क्या करेंगे कि हम जो है नेपोलियन बोनापार्ट हम ये करेंगे कि इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आर्थिक रूप से उसे डिप्रेस्ड कर देंगे, मंदी लाएंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम विश्व के देशों में इंग्लैंड के द्वारा निर्यातित वस्तुओं से ही जो है जीवन यापन लोगों का चलता था, आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो इस परिदृश्य में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि उसने अपने मित्र राष्ट्रों को, यानी रूस था, इटली था, जर्मनी था, रशिया था, स्पेन था, पोप था, है ना, इनको इसने ये कहा कि आपको अपने सभी प्रकार के व्यापारिक जो संबंध हैं इंग्लैंड के साथ, जो निर्यात और आयात है, उसको आपको बंद करना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा। ऐसा करने के पीछे उसका ये उद्देश्य था कि इंग्लैंड आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, और अगर इंग्लैंड आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के कमजोर होते ही हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य था इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करना। इसके माध्यम से उसने फ्रांस तथा फ्रांस के जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस के जो उपनिवेश थे, जहां पर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था, सबको उसने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दे दिया कि इंग्लैंड के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई राज्य ऐसा करता है, राष्ट्र ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने के बाद से कुछ समय तक तो इस आदेश का पालन किया गया। फ्रांस के साथ इंग्लैंड के व्यापारिक संबंध बंद हो गए। इटली, जर्मनी, प्रशा, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोप, ये सबने या जो भी उपनिवेशिक जो राज्य थे, सबने इंग्लैंड के साथ अपने व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए। कुछ समय के लिए इंग्लैंड को आर्थिक नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि उसके निर्यात पर ही जो है इन राज्यों, इन देशों, इन उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का संचालन होता था। लेकिन कुछ समय के बाद ही खुद फ्रांस में ही
जनता ने जब उनकी ज़रूरतें, आर्थिक आवश्यकताएं, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने लगी, मालों की सप्लाई, वस्तुओं की सप्लाई बंद हो गई, लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। यह काम केवल फ्रांस में नहीं बल्कि इटली, जर्मनी, प्रशा, ऑस्ट्रिया, है ना, स्पेन, ये हर जगह ये स्थिति उत्पन्न हो गई। और धीरे धीरे सबसे पहले स्पेन ने अपने आप को इससे अलग कर लिया महाद्वीपीय सिस्टम से, और उसने कहा कि हम इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे। ऐसा करने के बाद जैसा अभी मैंने बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करी, लाखों सैनिक उसमें फ्रांसीसी मारे गए, लेकिन स्पेन पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सका फाइनली। और ये हुआ कि इंग्लैंड, इस स्थिति में फ्रांस का आर्थिक और सैनिक नुकसान जरूर हुआ, काफी नुकसान हुआ, और इसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि स्पेन के नासूर ने मेरा अंत कर दिया। इसके बाद रूस ने भी जब इस महाद्वीपीय व्यवस्था से हटने का फैसला लिया तो रूस के खिलाफ भी उसने मॉस्को अभियान किया। इसमें भी नेपोलियन बोनापार्ट को सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे करके एक एक राज्यों के खिलाफ, एक एक राष्ट्र के खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण इस सिस्टम से जब हटे तो उनके खिलाफ उसने कार्रवाई करनी शुरू करी, चाहे वो पोप के खिलाफ हो, चाहे रूस के खिलाफ हो, चाहे इटली के खिलाफ हो, चाहे स्पेन के खिलाफ हो, चाहे प्रशा के खिलाफ हो। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को इसमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती, जिसका उल्टा परिणाम ये होता है कि इन राष्ट्रों ने एक अपना अलायंस बनाया जिसको मित्र राष्ट्र की, चतुर्थ मित्र राष्ट्र की संज्ञा दी जाती थी, और इन्होंने एक प्लानिंग के तहत नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ सैनिक आक्रमण किए, और जिसका अंतिम परिणाम हम लोग देखते हैं कि 1815 का वाटरलू का युद्ध हुआ। उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ, संविधान को भंग कर दिया गया, और नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप कॉन्टिनेंट में निर्वासित कर दिया गया, जहां पर 1821 ईस्वी में 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया। तो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होना निश्चित हो गया। यह पतन रुक सकता था अगर नेपोलियन बोनापार्ट अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित कर देता, पहले फ्रांस की अर्थव्यवस्था को इतना अधिक स्ट्रांग करता, मजबूत करता कि दूसरे मित्र राष्ट्रों की जरूरतों को वह पूरी कर देता। इंग्लैंड की निर्भरता की जगह फ्रांस की निर्भरता उनको प्राप्त हो जाती। अपनी नौसेना को इतना अधिक स्ट्रांग कर लेता कि इंग्लैंड की नौसेना का वह मुकाबला कर पाने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन उसने ऐसा करने के पहले ही बिना किसी प्लानिंग के इस कॉन्टिनेंट सिस्टम को लाया, जिसके बदले में इंग्लैंड ने इसके जो मित्र राष्ट्र थे उनको मजबूर किया, इंग्लैंड ने बाध्य किया, ताकि जो है उनकी जरूरत की सामान की सप्लाई वो इंग्लैंड के द्वारा कर सके, क्योंकि उनकी निर्भरता इंग्लैंड की निर्यात पर निर्भर करती थी, इवन फ्रांस की। तो इंग्लैंड को वह पराजित कर सकने में सफल नहीं। भले ही थोड़े समय के लिए इंग्लैंड को आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपनी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत बना रखी थी कि उस अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पर उसने उसके मित्र राष्ट्रों के ही द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट को उसके वाटरलू के युद्ध में पराजित करके विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार फ्रांस का जो वर्चस्व था नेपोलियन बोनापार्ट का, वो वैश्विक इतिहास से नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया, उसका पतन हो गया। समझ में आया?